एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्राचीन भारत। काफी लोगों की ये डिमांड थी कि सर हमको शुरू बात से एकदम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हमको हिस्ट्री पढ़ाइए, क्योंकि हिस्ट्री का जो एक आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ये बहुत ही ज्यादा टफ और एक तरीका से बच्चों को बोरिंग लगता है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कम इंटरेस्ट आता है लोगों को, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मैंने अपने इस कंटेंट को इस तरीके से फ्रेम किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको हिस्ट्री बोरियत ना लगे और आपको इंटरेस्ट आए हिस्ट्री के अंदर। जो हमारा इतिहास है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। हमने नहीं, इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम जो प्राचीन भारत है, इसका बहुत जो टाइम पीरियड है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा सन है, डेट है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को इसको पढ़ने में। तो मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से आपको प्राचीन भारत 2 क्लास के माध्यम में से इसे खत्म कर दूंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सुंदर तरीके से मैंने इस कंटेंट को डिजाइन किया है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपसे विनती है मेरी, जो भी बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे और आपको डेली ऐसी डे टू डे आपको अच्छी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और सभी बच्चों से ये और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और अपने ग्रुप्स में, जहां पर भी आपका कोई ग्रुप्स हो वहां पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल आज की क्लास के अंदर आपको इतना मजा आने वाला है, बिल्कुल आपको आज आपका प्राचीन भारत के अंदर जो भी मैं आज आपको टॉपिक कराऊंगा वो एकदम क्लियर करा के भेजूंगा। बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले जब इतिहास नाम आता है तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं आपके प्राचीन भारत के ऊपर। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, हमारा जो इतिहास है, इतिहासकारों ने 3 हिस्से किए हैं आपके, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। तो आज हम जो पढ़ने वाले प्राचीन भारत के अंदर भी, प्राचीन भारत को भी 3 आपके टाइप में 3 भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है पढ़ने की सहूलियत से, ताकि हमको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इतिहासकारों ने इस तरीके से इनको डिवाइड कर करके एक अलग अलग सेगमेंट बना करके हमको दिया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इन अभी हमने देखा कि इतिहास को 3 पार्टों में, आपका प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, लेकिन प्राचीन भारत को भी आपका फिर से 3 पार्टों में, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक है, आज हम केवल और केवल इस वाले को पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर जो भी चर्चा होगी, जो भी टॉपिक बन सकता है, मैं 1 से 2 क्लास के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा आपको, और उम्मीद ऐसी करता हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर होगी। ये आप ये कह ही नहीं सकते कि सर हमको इस चीज में कंफ्यूजन अभी भी रह गया है। ठीक है, अब आगे चलता है जो आध ऐतिहासिक है। आध ऐतिहासिक में जो आता है आपका, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है, वो आध ऐतिहासिक में आती है। और ऐतिहासिक काल में जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो कार्यकाल रहा है, वो समय काल जो रहा है, वो आपका ऐतिहासिक में आता है। ठीक है, और आपका प्राग ऐतिहासिक में क्या आता है, आपका प्राग ऐतिहासिक में आता है पाषाण काल। इसको भी 2 टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है प्राग ऐतिहासिक को। मैंने बताया पढ़ने की सहूलियत से जितना ज्यादा इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा हमको समझ आएगा और उतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्राग ऐतिहासिक को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है आपका, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल और ताम्रकाल। अब बात करेंगे केवल और केवल पाषाण काल के ऊपर। तो पाषाण काल जो है, पाषाण काल को भी हमने 3 चीजों में डिवाइड किया है आपका, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आपका पूरा पाषाण काल के ऊपर बात करें यदि, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इतना अंदर हमको नहीं जाना वाला है, और ना ही हमको ऐसे कभी क्वेश्चन बनता है। हमको केवल इन तीनों के ऊपर काम करना है। अब बात आती है कि पूरा पाषाण काल की।
सबसे पहली बात, प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके जो अभी तक जितनी भी खोज हुई है इसके ऊपर, या जितने भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, तो इसके केवल जो स्रोत मिले हैं हमें, केवल और केवल आपके स्रोत के ही माध्यम से इसको जाना गया है। ना तो इसका कोई लिखित अभी तक साक्ष्य मिला है, और ना ही उसको, जब लिखित मिला ही नहीं है तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। आपका आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उस भाषा को पढ़ना असंभव है, वो भाषा आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। तो कह सकते हैं आपका प्रागैतिहासिक काल को तो असंभव ही है, ना इसका कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना ही उसको पढ़ा गया है। बस केवल और केवल स्रोत के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है। जो भी अभी तक की हमें जानकारी है वो केवल और केवल स्रोत के माध्यम से, खोज के माध्यम से, जो भी वहां से स्रोत हमें मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, और स्रोत तो मिले ही मिले हैं। तो यहां से हमें दो चीजें मिलती हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो भी हमको मिले हैं, और उनको पढ़ा भी गया है, और स्रोत के माध्यम से भी हमको पता चला है। तो तीनों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है। मैं लिख देता हूं, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। यहां लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, और पढ़ा गया है, पढ़ा गया है। ठीक है, किसमें, ऐतिहासिक काल में। तो बच्चों ये चीजें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हर एक चीज को क्लियरली पता करके चलना है। तो पाषाण काल, तो पाषाण काल में आपका पुरापाषाण काल का जो समय है वो बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड है आपका। 25 लाख से आपका 8000 ईसा पूर्व तक आपका पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड रहा है। तो पुरापाषाण काल, जो हमारा आदि मानव थे, जो हमारा आदि मानव थे, तो इनकी जो आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई है आपकी, कहां पे हुई है, पुरापाषाण काल में ही हुई है। अभी पुरापाषाण काल को हम आगे चल के पूरे डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। पहले अभी इनको मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा। मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है आपका 8000 ईसा पूर्व से आपका 4000 ईसा पूर्व तक आपका मध्यपाषाण काल है, और नवपाषाण काल आपका 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक आपका नवपाषाण काल है। अब इनके अंदर जो जो खोजें हुई हैं, जो जो इन पे रिसर्च हुई है, जो जो जहां से साक्ष्य मिले, इनके बारे में अच्छी तरीके से हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है आपके इनके साक्ष्य के ऊपर, या इनमें जो हुई खोज है, जैसे आग की खोज और पहिए की खोज, ये काफी बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल के साथ में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट आगे। तो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में क्या था, जो आदि मानव था वो शिकार एवं खाद्य संग्राहक था, शिकार के ऊपर एकदम डिपेंड था। खाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ना ही इतना उस टाइम का जो मानव था वो उतना विकसित नहीं था, उसके पास में बिल्कुल दिमाग नहीं था, कोई सोचने की क्षमता नहीं थी। और क्या था, नगण्य अवस्था में रहता था, कोई पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, और थोड़ा झुके हुए टाइप में चलता था। आपको पता है, आपने सभी ने आदि मानव की तस्वीरें देखी होंगी आपने, तो आदि शिकार करके कच्चा ही मांस खाता था, क्योंकि तब तक उनको आग का भी पता नहीं था। आग का पता पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई है। एक बार किसी पहाड़ी से पत्थर खिसक के गिर रहे थे, दोनों को आपस में चिंगारी हुआ और वहां के जंगल में आग लग गई, तब से मानव को वहां जगह से आग की खोज का पता चला है। ठीक है, पशुपालन का अभाव, उनको जब मैंने आपको बता दिया कि उनको किसी चीज की जानकारी नहीं थी, बुद्धि का बिल्कुल विकास नहीं था, तो पशुपालन तो वो क्या ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो जानकारी अवशेषों से मिलती है, किसकी, आपकी प्रागैतिहासिक काल में ही पुरापाषाण काल आता है, तो यहाँ जी जो भी जानकारी मिलती है इसकी किससे मिलती है, आपकी अवशेषों से मिलती है। ठीक है, इसकी खोज 1863 में पहली बार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आग की खोज हुई है आपकी पुरापाषाण काल में। पत्थर के बड़े औजार, जब भी आपका पहले पुरापाषाण काल में जो मानव था, पुरापाषाण काल का बहुत लंबा समय है, मैंने आपको बताया 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा समय होता है। तो इसमें क्या था, मानव जो शुरुआती मानव था, सोचो जो 25 लाख साल वाला जो मानव होगा
वो पहले शिकार किससे करता था? हाथों से करता था। तो हाथों से शिकार करना बहुत ही कठिन और बहुत ही असंभव था, क्योंकि जानवर भी उतने ही खतरनाक होते हैं, लेकिन आदि मानव भी उस टाइम पे इतना ही खतरनाक हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, मानव की जो बुद्धि है वो थोड़ी विकसित होने लगी और थोड़ी डेवलप होने लगी। उसने क्या करा, पत्थरों के बड़े छोटे, अभी इतना विकसित नहीं हुआ था, उसकी बुद्धि में इतनी चीजें नहीं आती थी, छोटी नुकीलदार या कोई पतली चीजें पत्थर की बना ले जिससे हम आसानी से शिकार कर पाए। लेकिन उसने क्या करा, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाने स्टार्ट किया ताकि शिकार आसानी से हो सके। ठीक है, चित्रकारी के साक्ष्य अंत काल में मिलते हैं। जब पुरापाषाण काल का अंत होता है, आपका लगभग 8000 ईसा पूर्व के समथिंग में जब पुरापाषाण काल का अंत होता है, तो उस टाइम से हमें आपके चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। जो चित्रकारी की, जैसे आज के टाइम में कोई छोटा बच्चा दीवार पे या कहीं पे भी आपके कोई बना देते हैं, ऐसे ही आपका कोई भी चित्रकारी बना देते हैं, तो इसी टाइप से एक चित्र बना हुआ था, उसको बोलते हैं कि हाथी का चित्र था, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है कि वो किस चीज का चित्र था। ऐसे एक सूंड सा बना के एक चित्र बना हुआ मिला है, तो वही चित्रकारी के यह जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पता चल गया पुरापाषाण काल से क्या क्या हुआ। अब मानव थोड़ा डेवलप करने लगा, अपना थोड़ा सा बुद्धि का विकास करने लगा। तो अगला जो काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है। तो जब मानव का दिमाग विकसित होने लगा और मानव को हर एक चीज की जरूरत महसूस होने लगी, तो मानव ने जो पशुपालन की शुरुआत की। जब पशुपालन की शुरुआत करी, तो सबसे पहला जो पशु पाला गया था, कौन पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। ठीक है, कुत्ता सबसे पहला पशुपालन में शुरुआत किया गया है। और इसका जो साक्ष्य मिलता है आपका आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलता है, और बागौर आपका राजस्थान से मिलता है। दो जगह से इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे औजार प्रयोग में लाए गए। मैंने जैसा आपको बताया, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया, वैसे वैसे ही मानव भी आगे अपने कार्य को विकसित में लाता रहा, विकास करता रहा। उनका औजार बड़े पत्थरों की जगह छोटे पत्थरों के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख स्थल जो आपके मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, प्रमुख स्थल जहां से इनके साक्ष्य या इनके स्रोत मिले हैं, मध्य प्रदेश से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं और मुंगेर बिहार से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में आपका कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास। अब जब आपका मानव मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, तो नवपाषाण काल में जब वो पशु पालने लगा, तो उसने सोचा कि अब एक स्थायी अपना निवास बनाया जाए और यहाँ जगह ही रहकर एक तरीके से पूरा कृषि किया जाए और पालतू जानवर भी पाले जाए। ठीक है, और पहिए का आविष्कार जो हुआ है आपका नवपाषाण के काल के अंदर ही हुआ है, जो कि आज तक भी हमारा पहिया इसी प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है हमारा पाकिस्तान प्लस बलूचिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से, जो ये पहले दोनों जगह एक ही थी, तो वहां मेहरगढ़ बोला जाता था उसको। तो गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हैं ये उसी जगह से मिले हैं। ठीक है, बुर्जहोम, बुर्जहोम कहां पे पड़ता है? आपका कश्मीर के अंदर पड़ता है। और यहां से क्या मिले हमें? गृहस्थ आवास मिले हैं। गृहस्थ आवास से हम समझ सकते हैं किस चीज के लिए बोला जाता है। गृहस्थ आवास जो मट्टी के मतलब जमीन के अंदर मानव मकान बना के रहने लगा था, इतना बुद्धि को डेवलप कर लिया था, अपने दिमाग को विकसित कर लिया था मानव ने। क्योंकि कश्मीर में आपको भी पता है ठंड काफी पड़ती थी, तो इतना भी दिमाग नहीं था कि एकदम पूरे तरीके से प्रॉपरली उनके पास में दिमाग आ गया था। लेकिन उन्होंने ठंड से बचाव के लिए कुछ सोचा। उन्होंने सोचा कि हम अगर जो यदि आपके जमीन के अंदर जाके मकान बना लेते हैं, तो कुछ ठंड से हमारा बचाव हो सकता है। ठीक है, मानव वह कुत्ते का कंकाल जो प्राप्त हुआ है, ये कहां से हमें प्राप्त हुआ है? ये आपका बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन यहां से कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है और बना दिए कि मानव का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है, कुत्ते का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से। ये आपका बुर्जहोम कहां पे पड़ता है? कश्मीर के अंदर पड़ता है। अच्छी तरीके से हर एक चीज को याद रखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत ही आसान भाषा में उम्मीद करता हूं कि आपको समझा भी पा रहा हूं। ठीक है, लोहार देव, तो लोहार देव से क्या मिला है हमें? जो चावल के साक्ष्य मिले हैं हमें, कहां से मिले हैं? लोहार देव से मिले हैं। जबकि गेहूं और जौ के कहां से मिले थे? आपके मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे जो आता है अब हमारा आता है ताम्रकाल।
अभी हमने यहाँ जी प्राग ऐतिहासिक को दो चीजों में डिवाइड किया था आपका, पाषाण काल और ताम्र काल। तो पाषाण काल के बारे में तीन चीजें हमने डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तीनों के बारे में अच्छी तरीके से मैंने प्रमुख स्थल स्थिति के माध्यम से, साक्ष्य के माध्यम से, खोज के माध्यम से हर एक चीज को मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया है। अब आगे जो आता है आपका ताम्र काल आता है। तो ताम्र काल जो है इसका कार्यकाल रहा है आपका, जो रहा है वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। ठीक है। और ताम्र काल में क्या था, मानव द्वारा पहला प्रयोग में धातु जो लाया गया था वो तांबा लाया गया था, इसीलिए इसका जो प्रयोग, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है ताम्रकाल। क्यों पड़ा है, इसीलिए इसका नाम ताम्र पड़ा है क्योंकि जो तांबे की खोज हुई है, जो आपकी तांबे की खोज हुई है, इसीलिए इसका नाम ताम्र पड़ा है। पहली धातु जो खोजी गई थी मानव द्वारा तांबा था। अब जो आपके औजार पहले छोटे छोटे पत्थरों के बनाए जा रहे थे, पहले बड़े पत्थरों के बनाए गए, फिर छोटे पत्थरों के बनाए गए, फिर नुकीले धारदार बनाए गए। अब की बार क्या हुआ, वो ही आपके हथियार अब तांबे की धातु के बनाए जाने लगे, तो तांबे के औजार बनने लगे। तो अभी दोस्तों ये आपका पार्ट 1 था। अभी मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि जो मेरा हर वीडियो में आपके लिए रहता है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, वो मैं आपको इसमें नहीं दे पाया हूं, वो अभी मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊंगा। तब तक अच्छे तरीके से पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।